नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। पश्चिम एशिया पर एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हफ्ते भर पहले की बात है जब इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर के एक फौजी ठिकाने पर हमला करने के लिए अपने सबसे ताकतवर ड्रोन ईतान का इस्तेमाल किया था। और इस हफ्ते ईरान ने अपने अंडरग्राउंड लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन कर एक बड़ा पैगाम भेजा है। कई दशकों से ईरान पश्चिम एशिया के परमाणु दारोगा की तरह काम कर रहा है, लेकिन अब ईरान की कोशिश यह है कि वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा उठापटक वाले इलाके में किसी तरह से ताकत के संतुलन को बदल दे। लिहाजा अब सवाल यह है कि अपने अंडरग्राउंड लड़ाकू विमान, ड्रोन्स और मिसाइलों जैसे नए हथियारों के बल पर ईरान क्या करना चाहता है। हमारी अगली रिपोर्ट पश्चिम एशिया में बदलते हुए ताकत के इस समीकरण की और गहराई से पड़ताल करेगी। ये लड़ाकू विमानों का एक अंडरग्राउंड अड्डा है। ऐसी जगह इससे पहले शायद ही आपने देखी हो। इसका नाम ईगल 44 है। इस अंडरग्राउंड अड्डे पर हर तरह के लड़ाकू विमान और बम वर्षकों को रखा जा सकता है। ईरान के मुताबिक ये उसका बहुत ही गुप्त अड्डा है जिसके पते की जानकारी नहीं दी गई। उसका कहना है कि यह अड्डा अमेरिका के बंकरों को ध्वस्त करने वाले बमों का असर भी सह सकता है। ईरान के मुताबिक इन लड़ाकू विमानों का मकसद हाल ही में अमेरिका और इजराइल के युद्धाभ्यास में रियाज किए गए हमलों के तौर तरीकों को नाकाम करना है। यदि कोई देश या स्थान आसपास के देशों से या दुनिया में कहीं भी ईरान पर हमला करने के लिए किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम उन पर हमला करने से नहीं चूकेंगे। ज़ायोनी शासन के मंसूबों से हम पहले से ही वाकिफ हैं और उसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं। तो सवाल ये है कि किसी भी संभावित हमले से मुकाबला करने की तैयारी करने के पीछे ईरान के पास क्या वजह है। 29 जनवरी को इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर के एक फौजी ठिकाने पर हमला करने के लिए अपने सबसे ताकतवर ड्रोन एटॉन का इस्तेमाल किया। उसके कुछ ही दिन पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पूर्वी भूमध्य सागर में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जुनिपर ओक 23 किया। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने जानकारी दी कि इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका और इजराइल के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान शामिल थे। इसके अलावा इस युद्ध अभ्यास में 140 विमान, 6400 अमेरिकी सैनिकों के साथ करीब 1500 इजरायली सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। पिछले साल जुलाई और अगस्त के महीने में इजराइल के F-35 लड़ाकू विमानों ने ईरान की हवाई सरहद का कई बार उल्लंघन किया। ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने का पूर्व अभ्यास जैसा था। इस ट्वीट को इजराइल की वायुसेना ने सितंबर 2022 में पोस्ट किया था। ये घटना ठीक 16 साल पहले की है। 5 सितंबर 2007 को इजराइल के F-15 और F-16 लड़ाकू विमान सीरिया के डेर जोर के ऊपर गुप्त अंधेरे में प्रकट हुए। उन्होंने रेगिस्तान में बनी एक डिब्बे नुमा इमारत को बमबारी करके उड़ा दिया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया आउट ऑफ बॉक्स या ऑपरेशन आर्चर। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हवाई हमलों ने कुछ ही महीने में बनने को तैयार एक परमाणु रिएक्टर को बर्बाद कर दिया था। 41 साल पहले 7 जून 1981 को इजरायली लड़ाकू विमानों ने इराक की राजधानी से 17 किलोमीटर दूर स्थित एक अधबने इराकी परमाणु रिएक्टर को ध्वस्त कर दिया था। इस ऑपरेशन का कोड नाम ऑपरेशन बेबीलोन या ऑपरेशन ओपेरा रखा गया था। लिहाजा ईरान के पास इजरायली मंशा पर शक करने की पुख्ता वजह है। फिलहाल ईरान में कम से कम 6 परमाणु ठिकाने हैं। नतांज और फोर्डो में सेंट्रीफ्यूज को जमीन के काफी नीचे सुरंगों में पेचीदा जाल के बीच रखा गया है। यही वो ठिकाने हैं जिन्हें इजराइल निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान पर हमला करना आसान नहीं होगा। अंडरग्राउंड ठिकानों पर रखे गए जो लड़ाकू विमान ईरान के पास हैं, मुमकिन है कि वो उतने खतरनाक ना हो, लेकिन ईरान को इंतजार हो 21 मार्च का, जब उसे 24 Su-35 लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। अगर ये सौदा हो जाता है तो पश्चिम एशिया में हवाई ताकत का संतुलन बदल जाएगा। इसके अलावा ईरान के पास ऐसे आला दर्जे के ड्रोन्स का खतरनाक जखीरा भी है जिन्हें यूक्रेन युद्ध में रूस आजमा चुका है। हमारे दुश्मन जिनके पास बुद्धि की कमी है, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हम कितने सक्षम हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। अगर ये समझ जाएं तो दुनिया और क्षेत्र में शांति बनी रहेगी। अपनी तरफ से ईरान कई बार ये कह चुका है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य से परमाणु बिजली के उत्पादन के लिए है।
लेकिन इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपने शक को कभी नहीं छिपाया। ईरान परमाणु बम हासिल कर लेता है तो पश्चिम एशिया में ताकत का संतुलन बदल जाएगा। लिहाजा ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान की परमाणु क्षमताओं पर प्रहार करने के लिए एक बड़े अभियान के कगार पर है। उत्तर कोरिया ने परमाणु ताकत के मामले में एक बहुत बड़ी क्षमता हासिल कर ली है। उसने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों की परेड कराई है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर वार कर सकती हैं। जानकारों के मुताबिक ये मिसाइलें अमेरिका के पश्चिमी तटों की सुरक्षा करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी भेद सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले पूरे साल उत्तर कोरिया को काबू करने के लिए सिर्फ प्रतिबंधों की नीति अपनाई थी। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई मिसाइल परीक्षण करके अपने परमाणु शक्ति होने की हैसियत को और मजबूत कर लिया था। और अब किम जोंग उन ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारियां और मजबूत करने का आदेश दिया है। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर कोरिया किस देश के साथ संघर्ष करना चाहता है। हमारी अगली रिपोर्ट इसी विषय पर है। उत्तर कोरिया ने रात के वक्त में हुई परेड में अपने सबसे ताकतवर परमाणु हथियारों का प्रदर्शन किया। इनमें युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे टैक्टिकल परमाणु बम, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और कुछ दूसरे हथियार शामिल थे। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को किसी भी दुश्मन की ताकत के लिए काफी बताया। उसने परमाणु बम के जवाब में परमाणु बम का नारा बुलंद किया। इस परेड को उत्तर कोरिया की सेना के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था। इस परेड की अध्यक्षता किम जोंग उन ने की, जिनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम के जरिए उत्तर कोरिया का संदेश साफ है कि परमाणु ताकत के तौर पर उसकी हैसियत को अब बदला नहीं जा सकता। वो उत्तर कोरियाई शासन की गारंटी के लिए और SLBM के विकास को प्राथमिकता देने जा रहे हैं, जो अमेरिकी मेनलैंड के लिए एक धमकी है। रात में हुई परेड का मुख्य आकर्षण थी 11 हवासोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक भयंकर मिसाइल है जिसका पहला परीक्षण 2022 में किया गया था। अनुमान है कि ये मिसाइल 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका की मुख्य जमीन तक भी मार कर सकती है। ये मिसाइल परमाणु बम और करीब 3500 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकती है। लेकिन जिस हथियार ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो ठोस ईंधन वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जिसे खोल की तरह दिखाए जाने वाले कनस्तरों से लॉन्च किया जा सकता है। कोरिया प्रायद्वीप में पिछले एक साल से तनाव चरम पर है। 2022 में उत्तर कोरिया ने 90 से ज्यादा मिसाइल परीक्षण किए, जिनमें बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक हर तरह की मिसाइलें शामिल थी। दूसरी तरफ अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने लगातार युद्ध अभ्यास किए, जिन्हें उत्तर कोरिया ने उकसाने वाली हरकत करार दिया। 1 फरवरी को अमेरिकी वायुसेना ने रडार पर नजर न आने वाले F-22 और F-35B स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के साथ लंबी रेंज वाले रणनीतिक बम वर्षक B-1B को उड़ाया। उत्तर कोरिया ने इन युद्धाभ्यासों को उस पर संभावित हमले का प्रयास करार दिया। हालांकि आम लोगों के नजरिए से देखें तो कोरिया प्रायद्वीप में इन खतरनाक हथियारों का जमा होना आने वाली त्रासदी का इशारा है। एक दक्षिण कोरियाई होने के नाते मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उत्तर कोरिया ने एक रेस के होने के बावजूद मिसाइलों का परीक्षण करके दोनों कोरिया के बीच टकराव बढ़ाया है, खासकर तब जब हम शोक में हैं। उत्तर कोरिया ने आखिरी बार 2017 को परमाणु परीक्षण किया था। पुंगेरी में किए गए इस परमाणु विस्फोट में 370 किलोटन ऊर्जा पैदा हुई थी। लेकिन इसके बाद 2018 में उत्तर कोरिया ने कई विदेशी पत्रकारों के सामने पुंगेरी के परीक्षण स्थल को बंद कर दिया। जिस तरह से किम जोंग उन की डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर वार्ता हुई थी, वैसे जो बाइडेन के साथ किसी वार्ता की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। इसकी वजह है अमेरिकी नीति प्रबंध और खामोशी रही है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की परेड कर ताकत के प्रदर्शन की नीति पर चल रहा है। यूक्रेन पर वसंत हमले की तैयारी कर रहा रशिया रणनीतिक रूप से कुछ अहम शहरों को अपना निशाना बनाने में लगा है। पश्चिमी मुल्कों से भारी टैंकों को पाने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों का दौरा कर वहां से लड़ाकू विमान पाने की कोशिश में लगे हैं। इस वजह से
वहां पर जारी संघर्ष के और ज्यादा भीषण और ज्यादा बेलगाम हो जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिमी मुल्कों के फौजी विशेषज्ञ ये अनुमान लगाने में जुटे हैं कि अगर वहां पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो जाता है तो कितने लोगों की जानें जा सकती है। हमारी अगली रिपोर्ट आपको यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र की तस्वीर दिखाएगी। यूक्रेन युद्ध के दौरान अभी तक की जिस भीषण जंग के हम गवाह बने हैं, आशंका है कि वसंत हमला उससे भी कहीं ज्यादा भीषण होगा। 10 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर 71 क्रूज मिसाइलें दागे। नतीजा ये हुआ कि बिजली गुम हो जाने से लाखों लोग अंधेरे में डूब गए। जानकारों का मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में रूस कई और रणनीतिक इलाकों को अपना निशाना बनाएगा। कुपियांस्क, लीमैन, एवदीवका और वोहिल्दर पर भीषण रूसी हमला पहले से ही जारी है। मोर्चे के आसपास के गांवों में हमले से जूझने की तैयारी में जुटे लोग भारी तादाद में पलायन करने लगे हैं। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, वो व्यक्तिगत रूप से स्कूलों में नहीं जा सके। वैसे भी उन्हें ऐसे स्कूलों की जरूरत है जहां विशेष इंतजाम हो, जैसा उन्होंने लाइमन में एक स्कूल नंबर 34 में भाग लिया। हालात ठीक नहीं है, मैं तंग आ गई हूँ। वहाँ जाकर बच्चों को लेकर आना जाना बहुत मुश्किल है और ये सब ठीक नहीं है। बहुत से छात्र कीव के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों से अपनी क्लास कर रहे हैं। जब भी हवाई हमले का सायरन बजता है, ये क्लासरूम बम से बचने के बंकर के तौर पर भी काम आते हैं। ये बच्चों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इतने लंबे समय तक सितंबर के बाद से बार बार अलार्म बजने लगे और बच्चों को इसकी आदत हो गई। अगर परीक्षा देने और ना देने के बीच कोई विकल्प हो तो बच्चे परीक्षा देते हैं और काम करते रहते हैं। हम गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्कूल के सभी विषयों का अध्ययन करते हैं जो कि हमारे कार्यक्रम में है। बेहद खतरनाक जिरकॉन मिसाइलों से लैस रूस का एडमिरल गोर्शकोव भी अटलांटिक सागर में पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में ये पोत चीन और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर होने वाले युद्धाभ्यास में शामिल होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पश्चिमी तकनीक वाले लड़ाकू विमान पाने के लिए यूरोप के देशों का दौरा कर रहे हैं। लंदन की यात्रा प्रभावी रही। अब हम लंबी दूरी के हथियारों और अपने पायलटों के प्रशिक्षण के बारे में फैसले लेने की स्थिति में हैं। ये वास्तव में लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया एक कदम है जिसकी हमें जरूरत है। कुछ समझौते ऐसे हैं जो सार्वजनिक तो नहीं हैं, लेकिन सकारात्मक हैं। लेकिन रूस ने ऐसी किसी भी संभावना का जमकर विरोध किया है। रूस का कहना है कि अगर युद्ध में नेटो मुल्कों के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ तो यूक्रेन के लोगों को ही इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस बीच परमाणु हमले की आशंका वाली प्रलय घड़ी के कांटे भी रफ्तार से चलते हुए लगने लगे हैं। हर बीतते हफ्ते के साथ यूक्रेन का युद्ध भीषण से और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। इस मौके पर कोई भी ये अनुमान लगाने की हालत में नहीं है कि यूक्रेन के इस भयंकर युद्ध का अंत कैसे होने वाला है। पश्चिम अफ्रीकी देश माली इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ नए जोश से कार्रवाई करने के लिए कमर कस रहा है और इसके लिए उसने अब तक रशिया से 8 लड़ाकू विमान और 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया के हथियार और रशिया के लड़ाकों की मदद लेने पर भी हालात में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हमारी अगली रिपोर्ट इसी विषय पर है। ये एक ऐसा सच है जिसे माली ने आधिकारिक तौर पर कभी नहीं माना, लेकिन सच यही है कि करीब 1 साल से इस इलाके में रूसी वागनेर लड़ाके जमे हुए हैं। रूसी राजदूत की मौजूदगी में एक शानदार कार्यक्रम भी हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान माली की सेना को रूसी लड़ाकू विमान सौंपे गए। इन विमानों का इस्तेमाल माली में कहर बरपाने वाले इस्लामी आतंकवादियों और डकैतों के खिलाफ किया जाएगा। हमारी सेना का आधुनिकीकरण और इसे तकनीकी तौर पर संपन्न करने की प्लानिंग का संबंध केवल सुरक्षा संकट से नहीं जुड़ी है। बेशक इस संकट ने इसकी तात्कालिकता को उजागर किया है, लेकिन इन सब से ऊपर ये एक मूलभूत आवश्यकता का जवाब है जिसके बिना माली द्वारा शुरू किया गया कोई भी उपक्रम सफलता का दावा नहीं कर सकता। अपनी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना कोई विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। माली का एक बड़ा इलाका साहेल क्षेत्र में है जो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। साहेल के इस इलाके में 2012 के बाद से ताबड़तोड़ आतंकी हमले हो रहे हैं।
2022 पिछले एक दशक में सबसे खूनी साल रहा। 3 जून 2022 को एक आईडी विस्फोट में 33 लोग मारे गए। 8 अगस्त को कई गांवों पर हमला हुआ, जिसमें स्थानीय सोनघाई जाति के 50 लोगों का नरसंहार कर दिया गया। 3 दिसंबर को एक बाजार के पास एक बस पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई, इसमें 31 व्यापारियों की मौत हो गई। मोटा अनुमान ये है कि इस हिंसा की वजह से वहां पर करीब 3,85,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। फ्रांस इलाके में शासन करने वाली औपनिवेशिक ताकत रहा है। वो एक दशक से ज्यादा वक्त से इस्लामी आतंकवादियों से लड़ने में माली की मदद कर रहा है, लेकिन फ्रांस चरमपंथी हिंसा पर काबू पाने में नाकाम रहा, लिहाजा माली में उसकी सेनाओं के लिए जगह नहीं बची। दुनिया में अपना असर बढ़ा रहे रूस ने इस मौके को हथियाने में जरा भी वक्त नहीं गवाया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई वास्तव में इस क्षेत्र के अन्य देशों के लिए एक बड़ा मसला है। हम इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें अपना भरपूर सहयोग देंगे। इसका संबंध आमतौर पर गिनी और इसकी खाड़ी पर बसे तटीय राज्य बुर्किना फासो, चाड और सहेल क्षेत्र से है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक माली की सरकार का देश में सिर्फ 15% हिस्से पर ही पूरा नियंत्रण है। माली में इस वक्त जो हालात करवट ले रहे हैं, उसे फौज और एक नजर में आने वाली फौज के बीच का संघर्ष बताया जाता है। एक दशक से भी ज्यादा वक्त से माली साहिल के इलाकों में इस्लामी हिंसा के केंद्र में है। इस हिंसा ने अब पड़ोस के बुर्किना फासो और नाइजर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अक्सर ऐसा होता है कि माली की फौज जिन नागरिकों को मारती है वो स्थानीय फुलानी समुदाय से होते हैं। माली का मानना है कि इस्लामी आतंकवादी इसी समुदाय से लड़ाकों की भर्ती करता है। लिहाजा एक सवाल ये भी है कि माली को रूस से जो लड़ाकू विमान मिले हैं, क्या उनसे उग्रवादियों की कमर तोड़ने में सचमुच मदद मिल सकेगी? माली में इस हिंसा से सबसे ज्यादा पीड़ित समुदायों को भी हालात में सुधार की उम्मीद कम है। हाल ही में एल साल्वाडोर ने लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेल का उद्घाटन किया। आपराधिक गिरोहों से लंबे वक्त से लड़ रहे इस मुल्क ने अब इस जंग को और तेज करने का मन बना लिया है। वैसे एल साल्वाडोर में 1 लाख से ज्यादा लोग पहले से ही सलाखों के पीछे हैं, यानी एल साल्वाडोर की आबादी का करीब 2% हिस्सा पहले से ही जेलों में है। आपराधिक गिरोहों की हिंसा से निपटने का यह सख्त तरीका है, लेकिन सवाल यह है कि यह तरीका कितना कामयाब हुआ है। आइए हमारी अगली रिपोर्ट में जानते हैं। दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक गिरोह एल साल्वाडोर में हैं। 1980 में बैरियो 18 और द MS-13 दो सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह हैं, जिनका एल साल्वाडोर पर दबदबा रहा है। लेकिन अब यहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकेले आपराधिक गिरोह के हर एक गुर्गे को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी जेल उन्होंने इसी मकसद से बनवाई है। 40,000 कैदियों को रखने की क्षमता वाला यह आतंक विरोधी केंद्र 23 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। तमाम गिरोहों के सरगनाओं को काबू में रखने के लिए इस जेल को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ कैद किया गया कोई भी शख्स बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रख सकेगा और उन्हें केवल अदालत में पेश करने के लिए ही बाहर ले जाया जाएगा। यहाँ हम इस बात की गारंटी देते हैं कि ये सभी लोग जिन्होंने दशकों से साल्वाडोर के लोगों के परिवारों को नुकसान पहुंचाया है और उनकी हत्या की है, वो ऐसी जगह होंगे जहां से उनका निकलना नामुमकिन होगा। हर एक सेल को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक बनाया गया है। पूरी जेल का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मद्देनजर हुआ है और सुरक्षा की पूरी गारंटी है। 7 गार्ड टावरों वाली इस जेल को तोड़ना लगभग असंभव है। इसके आसपास 74 किलोमीटर तक रहने की कोई जगह नहीं है, यानी ये आबादी से कोसों दूर है। 2015 में होंडुरस को पीछे छोड़कर एल साल्वाडोर दुनिया का सबसे हिंसक देश बन गया, जहां पर हत्याओं की दर हर 1 लाख निवासियों पर 100 से भी ज्यादा हो गई। आपराधिक गिरोहों द्वारा ताबड़तोड़ हत्याओं के बाद मार्च 2022 में यहाँ आपातकाल जैसा विशेष कानून लागू कर दिया गया। इसके बाद पुलिस और सेना की कार्रवाइयां तेज हो गई। गिरोह के संदिग्ध सदस्यों और उनके साथियों की घेराबंदी हो रही है। कुछ संवैधानिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया। वारंट के बिना गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी का नतीजा है कि एल साल्वाडोर के लोगों को कैद में रखे जाने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। लेकिन राष्ट्रपति नायब बुकेले का दावा है कि हालात में बहुत सुधार हुआ है।
यहाँ प्रति 1 लाख निवासियों पर 73 हत्याओं की हत्या दर थी। 2022 में यह हत्या दर घटकर प्रति 1 लाख पर 3 हत्याएं हो गई। पिछले साल सोयापांगो में हत्या की दर कनाडा की हत्या दर के बराबर थी। सोयापांगो के युवाओं को अब वो बनने की आजादी है जो वो बनना चाहते हैं। अब वो कलाकार या एथलीट बनने, स्कूल जाने या नौकरी पाने, खेलने और मौज मस्ती करने, बाहर जाने और अपने समुदाय में रहने, खेल के मैदानों और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और अब यहाँ इस क्यूबो में भी उनका स्वागत है, जिसमें किताबें, प्ले स्टेशन, कंप्यूटर्स और इंटरनेट है। फिलहाल ऐसा लगता है कि नायब बुकेले के साथ लोगों का पूरा समर्थन है। 86% अप्रूवल रेटिंग के साथ वो लैटिन अमेरिका में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। हालांकि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। मानो ड्यूरा अर्थात फौलादी पंजों जैसी सख्त आपराधिक गैंग विरोधी नीति की ह्यूमन राइट्स वॉच ने काफी आलोचना की है। उनकी माने तो उस नीति का इस्तेमाल समाज में कुछ सबसे कमजोर वर्गों के लोगों को गिरफ्तार करने के लाइसेंस की तरह किया जा रहा है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच ने जबरदस्त गुमशुदगी, यातना, बंदियों के साथ दुर्व्यवहार और हिरासत में होने वाली मौतों के बारे में भी सरकार को परेशानी में डालने वाले सवाल उठाए हैं। लेकिन नायब बुकेले की सरकार ने हिंसा से परेशान होकर पलायन करने के मामलों में आई गिरावट की प्रवृत्ति का हवाला देकर सभी आरोपों को खारिज कर दिया। नायब बुकेले की सरकार जोर देकर कहती है, एल सल्वाडोर में लोगों को सुरक्षित महसूस कराने का एकमात्र तरीका अपराधियों को सलाखों के पीछे रखना है। पिछले हफ्ते तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप से आई त्रासदी और रशिया यूक्रेन युद्ध खबरों की सुर्खियों में बने रहे। लेकिन दुनिया में आ रहे बड़े बदलावों पर नजर टिकाए हुए कैमरों की निगाह से दूर और भी बहुत सारे छोटे संघर्ष हैं, और ये संघर्ष ऐसे हैं जो किसी भी वक्त बड़े बन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का शो। ये शो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर लिखकर बताइए। आप मेरे साथ मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए जुड़ सकते हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।